बिगिन गाइस, है ना। उससे आगे देखते हैं। चीजें बिल्कुल हम लोग के अनुकूल नहीं चल रही है ना। क्या करोगे? और हिम्मत नहीं हारना है। वी हैव टू परफॉर्म आवर बेस्ट, बेस्ट एंड बेस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों, आई होप कि तुमने उसको देखा होगा। यदि नहीं भी देखा है गाइस, तो बस एक रिक्वेस्ट है कि मेहनत करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएगी सामने, है ना। और वो सब चीजों से आगे बढ़ना है, सबसे बड़ा चीज ये है कि नहीं। यदि आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। सिलेबस बहुत ज्यादा है। अपने तरफ से मेरा पूर्ण एफर्ट है कि हम अच्छा करें, ठीक है। शायद परिस्थितियां साथ नहीं दे रही है, इसलिए ऐसा हो नहीं पा रहा है। खैर, फिर भी अभी रात के 1 बज रहे हैं और तुम्हारा हम रिकॉर्डेड सेशन कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, ठीक है। तो उसी रिकॉर्डेड सेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हुए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोग्राफ, ठीक है। हाइड्रोग्राफ। तो गाइज, ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोग्राफ, ठीक है। पर तुमको डिटेल फैशन में इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको तुमको डिटेल फैशन में नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन हाँ, इसके विषय में जानकारी लेना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिखो, ये होता है क्या, बात को समझना। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक ग्राफ होता है, ठीक है। इट इज ए graphical representation. It is a graphical representation. It is a graphical representation. It is a graphical representation between discharge in QMAC, between discharge, between discharge in QMAC, between discharge in QMAC, discharge in QMAC, and time in hour or days, and time in hours और days, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसके बीच में? डिस्चार्ज के बीच में और टाइम के बीच में, ठीक है। तो डिस्चार्ज इन क्यूमैक होना चाहिए, डिस्चार्ज इन क्यूमैक, और टाइम इन आवर या फिर डेज होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्यूमेक का मतलब क्या होता है गाइस, है ना। इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही क्यूमेक, 1 क्यूमेक इज नथिंग बट इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। याद रखिएगा, है ना। नोट करके, नोट कर लेना, लिख लेना। 1 क्यूमेक इज इक्वल टू 1 क्यूमेक इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना गाइस। 1 क्यूमेक इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये होता है। और टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और डिस्चार्ज वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग जो हाइड्रोग्राफ पढ़ते हैं गाइस, देखो हाइड्रोग्राफ का स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि हाइड्रोग्राफ का स्टडी से हम पता कर लेते हैं कि मेरे जब रिवर में, मतलब जब रिवर जो नदी होती है, जो नदियां होती है, उसमें जब एक्सेस पानी पड़ेगा तो उसका पीक पॉइंट कितना हो सकता है, मतलब वो कितना अपना जो लेवल है उस लेवल से एक्सेस फूट सकता है। तो उसको पता करने के लिए, है ना, है ना, बीते 10 साल, 15 साल, 20 साल का हाइड्रोग्राफ को स्टडी किया जाता है कि नहीं, ताकि उस पर, है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे कि डैम का कंस्ट्रक्शन या ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जा सके। तो बेसिकली ये एक ग्राफ है। तो हम तुम लोग के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये ग्राफ है हाइड्रोग्राफ का। ये हाइड्रोग्राफ का ग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है ना। हाइड्रोग्राफ का ग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, मान लीजिए वाई वाई डैश, ये ओरिजिन, दिस इज योर एक्स डैश, दिस इज योर एक्स डैश, ठीक है।
तो यहाँ पर हम टाइम लिख देते हैं, मान लीजिए ये तुम्हारा 5 हो गया, ये तुम्हारा 10 हो गया, ये तुम्हारा 15 हो गया, ये तुम्हारा 20 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 25 हो गया, ठीक है, ये 25 हो गया, ये तुम्हारा 30 हो गया, ये तुम्हारा 35 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 40 हो गया, ठीक है, 40 हो गया, ये तुम्हारा 45 हो गया, 45 हो गया, ये तुम्हारा 50 हो गया, ये तुम्हारा 55 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 60 हो गया। तो बहुत सारा है इस तरह से सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा टाइम इन आवर्स, ठीक है, टाइम इन आवर्स, ये हो गया। और इधर वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग, है ना, मान लो ये 10 हो गया, ये तुम्हारा 10, ये तुम्हारा 20, ये तुम्हारा 30, ये तुम्हारा 40, ये तुम्हारा 50, ये तुम्हारा 60, ये तुम्हारा 70, ये तुम्हारा 80, ये तुम्हारा 90, इस तरह से चलते चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया डिस्चार्ज इन क्यूमैक। क्या हो गया, डिस्चार्ज इन क्यूमैक, डिस्चार्ज इन क्यूमैक, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज इन क्यूमैक। अब सबसे बड़ा होता है इसका एक, इसमें हम लोग क्या करते हैं गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग बेसिकली जो हाइड्रोग्राफ पढ़ते भी हैं, है ना, स्टडी भी करते हैं, तो वो रेनी सीजन को देखते हुए करते हैं, है कि नहीं। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है ना, बाइफर्केशन होता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग एक रेंडम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक रेंडम लाइन इस तरह से, है ना, कुछ लेवल तक हम दिखा देते हैं कि, है ना, पहले याद रखना हम हाइड्रोग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, तो रेनी सीजन को देख के कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, ये बेस फ्लो। और बेस फ्लो क्या होता है तुमको अच्छे से पता है, मैंने बता चुका था कि, है ना, कि वो भी एक तरह का सरफेस रन अप होता है, जो शुरुआत में जब पानी पड़ता है तो इन्फिल्ट्रेट करता है, और इन्फिल्ट्रेट करते हुए यदि अंडरग्राउंड कोई, है ना, सोर्स ऑफ वाटर को रीच करता है तो उसे हम सरफेस रन अप बेस फ्लो कहते हैं, ठीक है ना, है कि नहीं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, मतलब कहने का मतलब है वाटर टेबल को पहुंचा अंडरग्राउंड तरीके से, तो बेस फ्लो हुआ। तो शुरुआत के दिनों में जैसे ही वर्षा होती है, वर्षा का आप लोगे, तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में कुछ इनिशियल लॉसेस होंगे, है ना, शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में कुछ इनिशियल लॉसेस होंगे, मान लो वो इनिशियल लॉसेस देखो, ऐसा नहीं है, मतलब जब शुरुआत में जब तुम्हारा बारिश होगा तो कुछ इनिशियल लॉसेस भी होगा, इनिशियल लॉसेस के साथ साथ कुछ बेस फ्लो हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, बेस फ्लो हो गया, है ना, इस तरह से। तो ये जो लाइन दिखा रहा है, ये लाइन जो यहाँ से दिखा रहा है, ए से बी वाला लाइन, ये से बी वाला लाइन, ये लाइन क्या बता रहा है, ये लाइन बता रहा है, अभी हम तुमको पहले बता रहे हैं कि हम जो स्टडी कर रहे हैं रेनी सीजन को देखते हुए स्टडी कर रहे हैं, तो शुरुआत में जब पानी पड़ेगा तो इनिशियल लॉसेस होगा। तो इनिशियल लॉसेस में तुम्हारा बहुत सारा है, जैसे कि इनिशियल लॉसेस क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे देखो इनिशियल लॉसेस, इनिशियल लॉसेस इंक्लूड, इनिशियल लॉसेस, इनिशियल लॉसेस इंक्लूड, है ना, इनिशियल लॉसेस इंक्लूड, initial losses include evaporation, 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 comma interception, comma interception, interception, comma interception, interception होता है कि नहीं, evaporation, interception, है ना। और मेरा कुछ क्या होता है ना, इनिशियल लॉसेस में इंक्लूड इवापोरेशन, इंटरसेप्शन, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन ईटीसी। तो होता है ना गाइस कि जब शुरुआत में पानी पड़ा तो कुछ मान लो इवापोरेट ही हो गया, है ना, कुछ इंटरसेप्ट ही हो गया, कुछ इनफिल्ट्रेट हुआ। तो शुरुआत में मतलब जो इनिशियल लॉसेस हुआ वो हुआ, बाकी क्या हुआ, बाकी भी धरती भी बहुत प्यासी है, ये सब तो ए से बी तक इनिशियल लॉसेस में चलो ठीक है, वो जलवाष्प बन के उड़ गया या फिर इंटरसेप्ट कर लिया गया पौधों के द्वारा। लेकिन पानी, और भी पानी सब जो है वो क्या हो रहा है कि धरती प्यासी है तो पूरा अंदर चला जा रहा है, तो वो तो सरफेस पर फ्लो नहीं हुआ, वो अंडरग्राउंड फ्लो हुआ, है कि नहीं, मतलब इनफिल्ट्रेट किया ग्राउंड के अंदर में और जाके वाटर टेबल को रीच कर गया, तो वो तो बेस फ्लो हो गया। उसके बाद जब कंप्लीटली तुम्हारा
क्या कहता है, तुम्हारा जब धरती का प्यास बुझ गया तो फिर ये क्या होगा, राइज करेगा इस तरह से ये राइज करता है, इस तरह से ऐसे राइज करके पुनः ऐसे अपने आ जाता है, ठीक है, अपने लेवल पर आ जाता है। तो बेसिकली ये जो तुम्हारा पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज योर सी पॉइंट मार्क, है ना, दिस इज योर डी पॉइंट है कि नहीं, ये तुम्हारा डी पॉइंट है। इस पॉइंट पे आने के बाद फिर तुम्हारा एकदम स्थिर हो जाता है, लेवल आ जाता है कि नहीं। अब मेरा कहने का मतलब है टॉप गया, है ना, ये तो इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग लिम्ब, है ना, है ना। बी से सी का जो पोर्शन होता है, सी पोर्शन को हम लोग पीक पॉइंट बोलते हैं, पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ या पीक फ्लो या पीक पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीक पॉइंट, पीक पॉइंट और पीक फ्लो, पीक फ्लो, पीक फ्लो या फिर पीक डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज इधर है, पीक डिस्चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीक डिस्चार्ज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि तुम्हारा, है ना, ये जो है तुम्हारा बी से सी, उसको हम लोग राइजिंग लिम्फ बोलते हैं। बी से सी तुम्हारा कंसीडर होता है राइजिंग लिम्फ, राइजिंग लिम्फ। और सी से डी तुम्हारा होता है ना, सी से डी को हम लोग बोलते हैं रिसेशन लिम्फ, क्या बोलते हैं, रिसेशन, RECESSION, रिसेशन लिम्फ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये वाला को हमने क्या बोला, राइजिंग लिम्फ, क्या बोला गाइस, राइजिंग लिम्फ, राइजिंग लिम्फ। और ये हुआ मेरा रिसेशन लिम्फ, RECESSION, रिसेशन लिम्फ। मतलब पानी पूरा तीव्र गति से, मतलब देखो ए से भी इनिशियल लॉसेस हुआ, मान लो इवापोरेशन इंटरसेप्शन को रख लो, फिर धरती प्यासी है तो पानी अंदर में मतलब इनफिल्ट्रेट कर गया और वाटर टेबल को पहुंचा, बेस फ्लो हुआ, उसके बाद जब धरती का प्यास बुझ गया तो क्या पानी क्या हुआ, रिवर में और ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा टॉप तक, फिर वर्षा कम हुई तो ऑटोमेटिकली फिर ये गिरने लग गया। तो इसी पीक डिस्चार्ज को देखते हुए 10 साल 15 साल 20 साल का रखते हुए, है ना, हाइट ऑफ जो पायर होता है, जो ब्रिज होता है, ब्रिज का डिजाइन होता है, फिर तुम्हारा डैम का डिजाइन होता है कि कितना पीक फ्लो के लिए हमको डिस्चार्ज, कितना पीक डिस्चार्ज के लिए हमको काम करना है। तो ये हाइड्रोग्राफ की कहानी होती है। और इसी हाइड्रोग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे कि टोटल, टोटल की तुम बात करते हो, टोटल रन ऑफ, है ना, इज गिवन बाय द एरिया। तो देखो टोटल रन ऑफ गाइज, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो तुमको ध्यान देना चाहिए, वो चीज क्या ध्यान देना है कि गाइज देखो, है ना, इसमें सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ अलग चीज है। तो हमको यदि हम बात करेंगे टोटल रन ऑफ, है ना, तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्राउंड पर हो रहा है, क्योंकि ये तो धरती के अंदर चला गया बेस फ्लो वाला। तो सिंपली इसमें हम लोग क्या ध्यान देंगे, इसमें क्या ध्यान देंगे, है ना, जो एक्चुअल रनअप और डायरेक्ट रनअप है, ठीक है, उसमें तुम क्या करो, है ना, एक्चुअल रनअप और डायरेक्ट रनअप जो तुम्हारा ग्राउंड पे हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या करो, बेस फ्लो को माइनस कर दो। सिंपल सा बात है, ये जो पूरा इस तरह से ग्राफ हो रहा है कि नहीं, तो तुमको यदि आज चाहिए डायरेक्ट रनअप, क्या चाहिए तुमको, डायरेक्ट रनअप, है ना, डायरेक्ट रनअप जो सरफेस पर हो रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है, तो डायरेक्ट रनअप में क्या कीजिए, है ना, ये तो पूरा ही रनअप है, पूरा ही रनअप है, ये भी तो एक तरह का रनअप है, और ये तुम्हारा ग्राउंड पे। तो सिंपल सा बात है, तुम क्या करो कि रनअप टोटल रनअप निकाल लो, ABCD, है ना। डायरेक्ट रनअप कैसे निकलेगा, डायरेक्ट रनअप, डायरेक्ट रनअप या फिर इसको हम लोग सरफेस रनअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस रनअप, सरफेस रनअप जो सरफेस पर हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल रनअप में बेस फ्लो माइनस कर दोगे तो ये मिल ही जाएगा, टोटल रनअप, टोटल रनअप जो है, टोटल रनअप क्या हुआ, ABCDE, ये टोटल जो रनअप है पूरा एरिया में, इसमें बेस फ्लो का एरिया माइनस कर दो, तो टोटल रनअप अंडर, अंडर एरिया ABCDE, इसमें आप क्या कर दीजिए, बेस फ्लो को माइनस कर दीजिए। जैसे ही बेस फ्लो को आप माइनस कर दीजिएगा, सब सरफेस फ्लो माइनस हो गया, तो आपको डायरेक्ट रनअप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट रनअप जो धरती पर सिर्फ हो रहा है। आई टोटल रनअप पूरा ये वाला ग्राफ हो गया A से B तक, जिसमें ये भी है और ये भी है। तो सिंपल इसमें बेस फ्लो माइनस कर देगा तो तुमको डायरेक्ट रनअप या फिर सरफेस रनअप मिल जाएगा। तो ये भी याद रखना, हो सकता है तुमको भाइवा में पूछ ले। तो ये जानकारी थी, है ना।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका एक्सप्लेनेशन देखना, है ना। चलो देखो, सब हम पहले ही बताएंगे, हम लोग जो हाइड्रोग्राफ का स्टडी कर रहे हैं वो रेनी सीजन के लिए कर रहे हैं। तो समर सीजन में ऐसा कुछ क्या फ्लो होगा, समर में तो धरती बहुत प्यासी होती है, जितना भी पानी होता है वो तुम्हारा इनफिल्ट्रेट कर जाता है कि नहीं। तो हम लोग हाइड्रोग्राफ को ऐसे भी, है ना, रेनी सीजन के लिए डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखो इसका, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन को स्टडी करते हैं। एक्सप्लेनेशन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या लिखोगे, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, 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 सीजन देयर इज ओनली ए बेस फ्लो, है ना, देयर इज ओनली ए बेस फ्लो, देयर इज ओनली ए बेस फ्लो, है ना, दैट इज ग्राउंड वाटर फ्लो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर फ्लो बोलते हैं, ग्राउंड वाटर फ्लो बोलते हैं, ग्राउंड वाटर फ्लो बोलते हैं, है ना। बट नो सरफेस रनअप, डायरेक्ट लिख दिया है, वहां पे कोई सरफेस रनअप ड्राई सीजन में नहीं होता, बट नो सरफेस रनअप, सरफेस रनअप, नो सरफेस रनअप। दिस में बी सोन बाय ए लाइन विच इज अप्रोक्सीमेटली स्टेट, जो कि फिगर में नहीं दिखाया गया है कि नहीं, जो कि फिगर में नहीं दिखाया गया है। दिस में बी सोन, दिस में बी, दिस में बी सोन, दिस में बी सोन, दिस में बी सोन, दिस में बी सोन बाय ए लाइन, बाय ए लाइन, बाय ए लाइन, by a line which is approximately, which is approximately, which is approximately, which is approximately a straight, a straight, है ना, जो कि एक स्ट्रेट होता है कि नहीं, और इसमें दिखाया नहीं गया है कि नहीं, which is not shown in the figure, which is not shown in the figure, which is not shown in the figure, फिगर में नहीं दिखाया गया, ठीक है, फिगर में नहीं दिखाया गया। तो मेनली जो हाइड्रोग्राफ होता है वो हम लोग रैनी सीजन के लिए स्टडी करते हैं गाइस, क्योंकि मेन तो रैनी सीजन में ही बाढ़ का खतरा होता है और हमको वहीं पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का निर्माण करना है। तो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, बट इन द रैनी सीजन इनिशियल बेस फ्लो इज शोन बाय द स्ट्रेट लाइन एबी, एबी से दिख रहा है तुमको फिगर में, है कि नहीं। वो इनिशियल लॉसेस में तुम्हारा इवापोरेशन लॉसेस हो सकता है, ट्रांसपीरेशन लॉसेस हो सकता है, तुम्हारा इंटरसेप्शन हो सकता है, उसके बाद बाकी फिर तुम्हारा बेस फ्लो हो जाएगा, इनफिल्ट्रेट करेगा पानी और वाटर टेबल को पहुंचेगा तो बेस फ्लो हो जाएगा। अब धरती पूरा पेट भर लिया तो पानी अब ऊपर राइज करेगा, तो बी से सी राइजिंग लिंक होता है। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो, है कि नहीं, बट इन द रैनी सीजन, बट इन द रैनी सीजन, बट इन द रैनी सीजन, बट इन द रैनी सीजन इनिशियल इनिशियल बेस फ्लो, है ना, बट इन द रैनी सीजन, बट इन द रैनी सीजन, बट इन द रैनी सीजन, रैनी सीजन इनिशियल बेस फ्लो, इनिशियल बेस फ्लो is shown by the straight line, is shown by the straight line, is shown by the, is shown by the, shown by the straight line, is shown by the, is shown by the straight line, is shown by the straight line AB, ठीक है। आफ्टर द इनिशियल लॉसेस, जब इनिशियल लॉसेस हो जाएगा, आफ्टर द इनिशियल लॉसेस,
after the initial losses, after the initial losses, है ना, इनिशियल लॉस हो गया, डायरेक्ट रन अप स्टार्ट। तो गाइस देखो, इनिशियल लॉसेस देखो, बट इन द रेनी सीजन इनिशियल बेस फ्लो इज शोन बाय द स्ट्रेट लाइन AB। आफ्टर द इनिशियल लॉसेस हो गया, और इनिशियल लॉसेस में ही तुम्हारा देखो, इनिशियल लॉसेस में हम क्या लिखे हैं, इनिशियल लॉसेस में ही तुम्हारा इवापोरेशन आता है, इंटरसेप्शन आता है, इनफिल्ट्रेशन आता है। जब इनिशियल लॉसेस पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इनिशियल लॉसेस तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, अब देखो बात को समझो, इनिशियल लॉसेस को हम लोग AB से दिखाएं। अब इनिशियल लॉसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनिशियल लॉसेस में तुम्हारा क्या क्या आ गया, इवापोरेशन आ गया, इनफिल्ट्रेशन आ गया, उसके बाद इंटरसेप्शन आ गया। तो इनफिल्ट्रेशन भी गाइस ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पर तुम्हारा पानी क्या हो रहा है, अंदर भी जा रहा है, यानी कि धरती भी तो प्यासी है, धरती के अंदर भी देखो, ए से बी में क्या था, सरफेस पे, देखो बात को समझो, AB में क्या था, AB में क्या था कि सरफेस के ऊपर में इवापोरेशन हो गया, कुछ पानी वर्षा हुई, और तुम्हारा क्या हो गया, कुछ जलवाष्प बन के उड़ गया, कुछ तुम्हारा इंटरसेप्ट कर गया, कुछ ट्रांसपीरेशन हो गया। लेकिन गाइस इसी में तुम्हारा इनिशियल लॉसेस के अंतर ही तुम्हारा क्या आता है, इनफिल्ट्रेशन भी आता है। और इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, धरती प्यासी है तो वो भी क्या कर रहा है, बेस फ्लो करवा रहा है। सिंपल सा बात है, क्योंकि धरती के अंदर इनफिल्ट्रेट हुआ, वाटर टेबल को ज्वाइन करेगा तो वो हो गया बेस फ्लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आफ्टर द इनिशियल लॉसेस ठीक है, इनिशियल लॉसेस ठीक है, आफ्टर द इनिशियल लॉसेस, तो इनिशियल लॉसेस में ही तुम्हारा क्या आ गया, इनिशियल लॉसेस में तुम्हारा बेस फ्लो भी आ गया, ठीक है ना। तो बट इन द रेनी सीजन इनिशियल बेस फ्लो इज शोन बाय द स्ट्रेट लाइन AB के द्वारा दिखा दिया जाता है आफ्टर द इनिशियल लॉसेस। तो इनिशियल लॉसेस में तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा बेस फ्लो भी हो गया, मतलब कि AB जो हुआ, AB बात को समझिएगा, बट इन द रेनी सीजन इनिशियल बेस फ्लो इज शोन बाय द स्ट्रेट लाइन AB, है ना, है ना। तो देखो अब बात को समझना, अब यहाँ पे आफ्टर द इनिशियल लॉसेस, तो आफ्टर द इनिशियल लॉसेस, है ना, तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो यहाँ पे जो लाइन तुम्हारा है कि, है ना, सोन बाय स्ट्रेट लाइन ये भी, इसमें हम लोग इनिशियल लॉसेस, हेयर ऐसे लिख देना, हेयर द इनिशियल लॉसेस, हेयर हेयर द इनिशियल लॉसेस, हेयर द इनिशियल लॉसेस इंक्लूड, इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड कर सकता है भाई, इंक्लूड ट्रांसपीरेशन रख दो, क्योंकि सरफेस पर हो रहा है, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन कोमा इवापोरेशन, कोमा इवापोरेशन, इवापोरेशन, है ना, इवापोरेशन, इंटरसेप्शन ETC, इंटरसेप्शन ETC, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हो कि आफ्टर दैट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो ये चीज हो गया, अब क्या हो गया कि आफ्टर द इनिशियल लॉसेस, है ना, बेस, है ना, द एक्शन ऑफ बेस फ्लो स्टार्टेड, है ना, आफ्टर द इनिशियल लॉसेस, आफ्टर द इनिशियल लॉसेस, है ना, बेस फ्लो एक्शन, बेस फ्लो जो हो रहा है, बेस फ्लो एक्शन, है ना, यानी कि बेस फ्लो एक्शन दैट इज सब सरफेस, subsurface flow, subsurface flow takes place, takes place, है ना, takes place after the completion of these two losses, that is initial losses and base flow action, है ना, है ना, है ना, after the, after the completion, after the completion, after the completion of, after the completion of, after the completion of these two losses, these two losses, these two losses, that is initial losses, initial losses and base flow losses, and base flow losses, base flow losses, base flow losses, डायरेक्ट रन ऑफ, अब देखो इनिशियल लॉसेस भी जो था, ट्रांसपीरेशन या इवापोरेशन, इंटरसेप्शन सरफेस पर हो गया, उसके बाद बेस फ्लो हो गया, यानी इनफिल्ट्रेट किया और वाटर टेबल को ज्वाइन कर लिया, धरती का भी प्यास बुझ गया, तो अब क्या होगा, अब डायरेक्ट रन ऑफ स्टार्ट होगा सरफेस पे, ठीक है ना। तो आफ्टर ये सब हो गया लॉसेस, डायरेक्ट रन ऑफ स्टार्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ स्टार्ट, डायरेक्ट रन ऑफ स्टार्ट, डायरेक्ट रन ऑफ स्टार्ट हो गया, डायरेक्ट रन ऑफ स्टार्ट एंड ए पॉइंट रीच, है ना, एंड ए पॉइंट रीच, एंड ए पॉइंट रीच,
एंड ए पॉइंट रीच, एक पॉइंट पहुंचते हैं, ठीक है, एंड ए पॉइंट रीच, एक पॉइंट जो बोले मैक्सिमम पॉइंट होता है, एंड ए पॉइंट रीच, एंड ए पॉइंट रीच हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है, ठीक है, एंड ए पॉइंट रीच, एंड ए point reach where peak flow, and a point reach where peak flow, where peak flow takes place in the river, takes place in the river, river में तुम्हारा क्या होता है, takes place होता है ना। तो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गए, अब वर्षा फिर कम होने लगेगी तो फिर क्या होगा, मेरा सरफेस रनअप घट जाएगा, तो अब क्या लिखेंगे, when the intensity of rainfall decreases, when the intensity of rainfall decreases, when the intensity of rainfall decreases, then discharge in the river, 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 ठीक है, then discharge in the river also decreases, also decreases, वो भी कम हो जाता है, also decreases, and finally matches, क्या होता है, and finally, और finally देखो ग्राफ में, and finally matches with the line of base flow के लाइन से मैच कर जाता है, ठीक है। द राइजिंग ऑफ द ग्राफ को हम लोग राइजिंग लिंक बोलते हैं, द राइजिंग ऑफ द ग्राफ, is known as rising limb, is known as rising limb, is known as rising limb, and decrement of the graph, and the decrement of the graph, and the decrement of the graph, and the decrement of the graph, जो डिक्रीज हो रहा है उसमें हम तुमको नोटिस भी करवा चुके हैं, एंड द डिक्रीमेंट ऑफ द ग्राफ इज नोन एज रिसेशन लिंक, RECSSION, रिसेशन। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट एजेंडा है, क्या एजेंडा है, कि आखिर हम लोग हाइड्रोग्राफ का स्टडी करते हैं, ठीक है, दिस इज आवर एजेंडा। तो सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट महत्ता हम तुमको शुरुआत में ही बताएं, इसी की मदद से हमको हाइट पता चलता है कि कितना पानी उठ सकता है, तभी ना तुम हाइड्रोलिक एसिड, आप तुम मतलब बांध बना दिए या फिर उसका या फिर तुम उसमें ब्रिज बना रहे हो, तो यदि तुमको पता नहीं रहेगा कि तुम्हारा रिवर कितना उठता है, कितना डिस्चार्ज है, कितना वो उठ सकता है, ये तुम बिना डिसाइड के ही बना दिए, तो तुम्हारा ब्रिज सबमर्ज हो सकता है, तो क्या लिखोगे, टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द डैम, to determine the height of the dam, to determine the height of the dam, dam की height, to determine the height of the dam across the river, the study of hydrograph, the study of the study of hydrograph, the study of hydrograph, the study of hydrograph for that particular river, for that particular river,
for that particular river for previous for previous for previous 15 to 20 years 15 to 20 years 20 years are required और needed जरूरत है सीधा सा कॉन्सेप्ट नहीं कि टू डिटरमाइन द हाइट को हमको क्रॉस द रिवर बनाना है तो स्टडी ऑफ हाइड्रोग्राफ 15 से 20 साल का जरूरत है। क्यों? क्योंकि उससे तो पता चलेगा कि मैक्सिमम पानी कितना ऊपर उठ सकती है और उससे हम लोग हाइट ऑफ द डैम को डिसाइन करते हैं, क्योंकि डैम बहुत महंगा स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपर्पज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत का लागत सरकार का रखता है। डैम का फेल होना मतलब जन है ना, जन और माल है ना, दोनों का नहीं होता है कि है ना, आदमी का भी बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, प्रॉपर्टीज का नुकसान हो जाएगा, फिर इकोनॉमिकल लॉस भी होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी का भी लॉस होगा, बहुत सारा लॉस होगा गाइस। तो इसीलिए हाइड्रोग्राफ का स्टडी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर यदि संक्षेपण में बताया जाए, कुल मिलाकर यदि संक्षेपण में बताया जाए तो तुम इसको इस तरह से समझ सकते हो। देखो, कुल मिलाकर देखा जाए तो तुम संक्षेपण में समझ सकते हो, है कि नहीं, कि ये तुम्हारा जो हाइड्रोग्राफ दिख रहा है, ये जो हाइड्रोग्राफ दिख रहा है, इसमें ये रेनी वाटर को लेके किया गया है, जिसमें ए भी है शुरुआत का, मतलब सरफेस पे जो लॉसेस हो गया तुम्हारा, जैसे कि इंटरसेप्शन लॉस, ट्रांसपीरेशन लॉस, इवापोरेशन लॉस, ए भी लाइंस हो गया। उसके बाद धरती प्यासी है, धरती का भी प्यास बुझ गया। उसके बाद अब रिवर में पानी उठने लगा तो पीक तक जाएगा जब मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, फिर पानी का जैसे घटेगा तो फिर ये अपना बेस फ्लो का लाइन में आ जाएगा। तो इससे क्या किए तुम, शुरुआती 15 से 20 साल 30 साल का हाइड्रोग्राफ तुम स्टडी कर लोगे पार्टिकुलर रिवर में के लिए, तुमको हाइट पता चल जाएगा कि हमको डैम का हाइट कितना रखना है, क्योंकि यदि बाढ़ आएगी तो कितना हाइट तक जाएगा ये हमको पता रहेगा। तो मेरा डैम टूटेगा नहीं, सबमर्ज नहीं होगा, तो क्षतिग्रस्त नहीं होगा, तो मेरा प्रॉपर्टी इकोनॉमी सबका लॉस नहीं होगा। तो यही चीज था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि रैनफॉल को इफेक्ट करने वाला, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि रन ऑफ को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, उसी तरह अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रैनफॉल को इफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स रैनफॉल। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है ना गाइस, बहुत ज्यादा हम लोग पे प्रेशर है गाइस, इसलिए चीजें को आप लोग भी हैंडल कीजिए, पर्व त्योहार तो होते ही रहे। ठीक है, फैक्टर्स फैक्टर्स affecting factors affecting रैनफॉल। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो रैनफॉल को इफेक्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रैनफॉल को इफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट रैनफॉल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द रैनफॉल। ठीक है, फॉलोइंग आर दी फॉलोइंग आर दी फॉलोइंग आर दी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। रेनफॉल मतलब वर्षा को प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट रैनफॉल। रैनफॉल को अफेक्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो रैनफॉल को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, द नंबर वन क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। इसको देख लेते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो, इफ द क्लाइमेट और वेदर कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट हैव बीन नॉट टू मच साइन, ठीक है, in this less quantity of evaporation takes place and rate of making of cloud also decreases। बात सही है, यदि डिक्रीज होगा क्लाउड का बनना तो ऑटोमेटिकली है कि पानी कम पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लाइन है, इसको लिख लो। क्या लिखा हुआ है, इफ द क्लाइमेट इफ द क्लाइमेट इफ द क्लाइमेट इफ द क्लाइमेट और वेदर if the climate or weather if the climate or weather condition of environment 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 having not too much sign having
having not too much sign यानी ज्यादा धूप नहीं है. If the climate or weather condition of environment having not too much sign, ज्यादा धूप नहीं है तो क्या होगा, है ना, in this है ना, in this less quantity of evaporation होगा. In this less quantity of evaporation takes place. Less quantity of evaporation takes place. ठीक है, less quantity of evaporation takes place होगा and rate of making of cloud and rate of making of cloud also decreases. वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, decreases. तो खुद से सोचो ना गाइस कि तुम्हारा क्लाइमेट और वेदर का कंडीशन साइन नहीं है तो लेस क्वांटिटी इवापोरेशन होगा, क्लाउड कम बनेगा, पानी कम पड़ेगा. सीधा सा कॉन्सेप्ट है. सोलर रेडिएशन अब बनाते हैं. दूसरा कंडीशन सोलर रेडिएशन. तो सोलर रेडिएशन में जानकारी लेते हैं. If the intensity of solar radiation, if the intensity है ना, सूर्य भगवान, ठीक है, if the intensity of solar radiation, if the intensity of solar radiation is very much high, बहुत ज्यादा है, is very much high, बहुत ज्यादा है, very much high. In this case lot of evaporation. ठीक है, अब क्या होगा, यदि इंटेंसिटी ऑफ सोलर, सूर्य भगवान बहुत ज्यादा उगे हुए हैं तब क्या होगा. In this case lot of evaporation takes place. And thus it lead to high rate of making of cloud ज्यादा बनेगा, बारिश ज्यादा होगा. सीधा सा कंसेप्ट है. तीसरा है surface area of river is very narrow. Surface area of river is very narrow. सरफेस एरिया ऑफ रिवर मतलब देखो, जो सरफेस एरिया है वो सकरा है, ज्यादा फैला हुआ रहेगा तब ना इवापोरेशन ज्यादा होगा. जब नैरो है तो इवापोरेशन तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, क्लाउड कम बनेंगे और बारिश कम होगी. समझे, तो क्या लिखेंगे, इफ द सरफेस एरिया of river is very narrow, बहुत सकरा है, is very narrow. In this case evaporation rate क्या हो जाएगा, evaporation rate get decreases. क्या हो जाएगा, घट जाएगा, decreases and thus it lead to decrease
decrease in rate of making of cloud formation सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इवापोरेशन कम, क्लाउड कम बनेगा, बारिश कम होगी, है कि नहीं। लास्ट पॉइंट एक बनाते हैं, वाटर बॉडीज कवर्ड विद टॉल ट्रीज एंड डेंस ट्रीज, लंबा लंबा पेड़ और डेंस ट्रीज रहेगा वाटर बॉडीज, तो स्वाभाविक सा बात है, मान लो जहाँ तालाब है वहां लंबा लंबा ब्रिज है, नहीं समझा, सघन तुम्हारा फॉरेस्टेशन है, या फिर तुम्हारा है ना जो डेंस ट्रीज है, तो स्वाभाविक बात है इवापोरेशन होने नहीं देगा, क्योंकि सोलर रेडिएशन को रोक देगा। तो सिंपली क्या लिख सकते हो, चौथा पॉइंट, वाटर बॉडीज covered with tall and dense trees, covered with tall and dense trees, ठीक है। वाटर बॉडीज कवर्ड विथ टॉल एंड डेंस ट्रीज, तो इसमें क्या लिखेंगे कि if the water bodies such as pond covered with tall and dense trees, ठीक है ना। जो मान लो तुम्हारा तालाब है या फिर कोई पोखरा है, झील है, उसमें पूरा लंबा लंबा ब्रिज व्रिज लगा हुआ है, ठीक है ना। then the evaporation rate decreases, evaporation rate get decreases ना, get decreases and thus it lead to decrease in the rate of making of cloud formation। बादल कम बनेंगे, सीधा सा बात, बादल कम बनेंगे, बारिश कम होगी। अब गाइस एक चीज होता है ना, रन ऑफ को एस्टिमेट करने के ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन उसमें से एक फॉर्मूला हम तुम लोग को लिखा देते हैं जिसका नाम है रैशनल मेथड, ठीक है ना, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ ये इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ को एस्टिमेट करने के एक इंपेरिकल फॉर्मूले, उस फॉर्मूला को देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, रन ऑफ इज कैलकुलेटेड बाय रैशनल मेथड, ठीक है ना, रन ऑफ इज calculated by the rational method, which is explained below, जिसको नीचे में एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। अब वो रैशनल मेथड क्या होता है उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको देख लेते हैं।
है ना। तो ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है गाइस, है ना, रैशनल मेथड, रैशनल मेथड, रैशनल मेथड, रैशनल मेथड, है ना। Q इज इक्वल टू के आई है, हमको याद रहता है के आई है बाई 36 बाई 36। ठीक है, जहां पे Q क्या है, वेयर वेयर Q डिस्चार्ज ऑफ रनअप है, रनअप का डिस्चार्ज, यही तुमको निकालना है, डिस्चार्ज ऑफ रनअप इन क्यू मैक, डिस्चार्ज ऑफ रनअप इन क्यू मैक। दूसरा के कोफिशिएंट ऑफ रेनफॉल, ये किस पे डिपेंड करता है, ये लिखवा दे रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। आई मेरा इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हुआ, आई मेरा इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हुआ, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन सेंटीमीटर पर आवर। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है भाई, सेंटीमीटर पर आवर बोल रहा है तो सेंटीमीटर पर आवर में ही होना चाहिए, ठीक है। और ए हुआ कैचमेंट एरिया, ए कैचमेंट एरिया, ये तुम्हारे कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया इन इन हेक्टेयर है, तो ये भी हेक्टेयर में है, तो भाई याद रखना पड़ेगा। और देखो के का वैल्यू R1, देखो ये जो टेबल है इसको याद रखना, थोड़ा सा नोट करके देखो, एरिया और के क्या है भाई, के है कोफिशिएंट ऑफ रेनफॉल, डिपेंड करता है एरिया कैसा। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, अर्बेनाइजेशन शहरी क्षेत्र में के का वैल्यू तुमको 0.402 0.80 लेना है, 0.402 0.80। कल्टीवेटेड एरिया, कल्टीवेटेड एरिया मतलब जिसमें मतलब एग्रीकल्चरल एरिया हो गया, कल्टीवेटेड एरिया, कल्टीवेटेड एरिया जिसमें कितना लेना है 0.30 टू 0.70, 0.30 टू 0.70। और लास्ट में एक होता है फॉरेस्ट एरिया, है ना, फॉरेस्ट एरिया मतलब तुम समझ ही रहो वन्य वाला क्षेत्र, उसमें लेना है 0.10 0.10 टू 0.40, ठीक है। ये है क्योंकि देखो कोफिशिएंट ऑफ रेनफॉल है वो कहीं ना कहीं क्षेत्र पे डिपेंड करता है ना, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो कितना डिस्चार्ज हो रहा है रैशनल मेथड से, रनअफ का डिस्चार्ज ये पता कर सकते हो कि रनअफ तुम्हारा जो हो रहा है वो पर सेकेंड कितना मीटर क्यूब के रेट से हो रहा है। लेकिन यहाँ का एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो डिस्चार्जिंग क्यूमेक लिख दिया तो अच्छा है, क्यूमेक में ही क्यूमेक 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के बराबर होता है। तो गाइस ये चीज है इस प्रकार। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बच गया, एस्टिमेशन ऑफ रेनफॉल, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक मेथड, है ना, पॉलीगन थीसन पॉलीगन मेथड और आइसोहाइटल मेथड पढ़ के इस चैप्टर को ओवर कर देंगे और जल्दी से जल्दी वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। और चीजें अब फास्ट में लेना है गाइस, तुम लोग भी मेहनत करो, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि समय, है ना, तुम्हारे तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा समय है, क्लासेस नहीं हो पाए तो कम से कम इरिगेशन तो मैनेज हो गया ना, 13 तारीख वाला भी मैनेज कर दिए, 15 तारीख वाला भी हम मैनेज ही कर दिए, तो ये दोनों तुमको कंप्लीट करने का रहेगा, है कि नहीं। और शनिवार 16 तारीख है तो उसमें ACT ही है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो चलो इतना ही रखते हैं, है ना, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं।